आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो हम इसमें बात करेंगे वाटर एज ए रिएक्टेंट एंड फिटनेस ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। बढ़ते हैं हम आगे। सो फार यू हैव लर्न अबाउट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमने वाटर का इंपॉर्टेंस देखा, हमने पीएच के बारे में पढ़ा, हमने बफर्स के बारे में पढ़ा, लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे वाटर एज ए रिएक्टेंट। एज ए रिएक्टेंट वाटर क्या काम करेगा और फिटनेस ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। पहले हम देखते हैं वाटर एज ए रिएक्टेंट। देखो, वाटर रिएक्टेंट भी हो सकता है, वाटर प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक वाटर एक मीडियम भी हो सकता है। वाटर कैन बी द मीडियम एंड इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर तीनों रोल प्ले कर सकता है। अब हम देखेंगे इसका एज ए रिएक्टेंट ये कैसा क्या रोल प्ले करता है। वाटर नॉट ओनली एक्ट एज सॉल्वेंट, ठीक है ना। वाटर बस सॉल्वेंट का जैसा काम नहीं करता, बट इट इज सॉरी इट इज ऑफन एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन ए रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट के तौर पे भी रोल प्ले करता है इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट भी होता है। एज ए रिएक्टेंट वाटर रोल प्ले करता है। These reactions include condensation, hydrolysis and oxidation reduction reaction, ठीक है ना। तो आपको बोल रखा है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो क्या है कंडेंसेशन, जहाँ पे चीजें कंडेंस हो रही हो, इसकी एग्जांपल दे रखा है नीचे, बता देंगे अभी इन दोनों का। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल नीड्स वाटर एक्ट एज प्रोटोन डोनर, ठीक है ना। वाटर H प्लस डोनेट कर देता है एंड प्रोटोन एक्सेप्टर, और वाटर H प्लस एक्सेप्ट भी करता है। वाटर H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और वाटर H प्लस डोनेट करके क्या बन जाएगा OH माइनस आयन बच जाएगा, ठीक है। तो वाटर कैन डोनेट H प्लस आयन एंड वाटर कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब कि बेसिकली हम H प्लस आयन को हम बेसिकली प्रोटोन बोल सकते हैं। H प्लस में है ही क्या, एक प्रोटोन है। तो प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर दोनों की तरह रोल प्ले करता है वाटर। दिस एबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी सिग्निफिकेंट इन मेंटेनिंग लाइफ। वाटर की ये जो प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटोन डोनेट भी कर सकता है और प्रोटोन एक्सेप्ट भी करता है, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है लाइफ को मेंटेन करने में भी। हम देखते हैं कैसे करती है, ठीक है ना। लेट अस डिस्कस द एबिलिटी ऑफ वाटर एज ए रिएक्टेंट विद फॉलोइंग एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। फिगर 2.9, एक सेकंड। फिगर 2.9 shows the formation of एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है ना। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आपको पता होगा, उसमें हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, ये यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, चीजें दोनों रिएक्टेंट कंडेंस करके एक प्रोडक्ट बना रही है। ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जब चीजें कंडेंस करती हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है ना। जब चीजें कंडेंस करती है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है ना। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। वाटर दे के आप किसी चीजों को दो पार्ट में तोड़ोगे, ठीक है ना। इसका उल्टा हो सकता है। आप जो एटीपी बनाए, हमने जो एटीपी बनाया, अब इस एटीपी में हम एटीपी में वाटर ऐड करके हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, ठीक है ना। और ये वापस से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाएगा। मींस कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो हम इसको बोल रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तब हम इसको बोल रहे हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, ठीक है ना। लाइसिस का मतलब आपको पता होगा ब्रेक होना, ठीक है, लिटिक। तो हाइड्रो वाटर की हेल्प से चीज़ों को दो हिस्से में तोड़ देना, दो या दो से ज़्यादा हिस्से में।
इन विच ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलता है, ठीक है ना, कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलता है। द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन एटीपी इज ब्रेक डाउन इनटू एडीपी, एटीपी ब्रेक डाउन होकर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन सकता है बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करके हम ये चीजें करा सकते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन विच इज ए हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो हम वही बोल रहे हैं कि बात करें अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें, तब हम इसको बोल रहे हैं, डायरेक्शन की बात करें तो हम इसको बोल रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कंडेंसेशन में चीजें जुड़ रही है और वाटर मॉलिक्यूल इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है ना, बट अगर आप हाइड्रोलिटिक रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए रिएक्टेंट काम कर रही है और ये आपका प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ, ये आपका रिएक्टेंट हुआ। देखोगे कंडेंसेशन रिएक्शन तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ, ये आपका प्रोडक्ट हुआ। अब देखते हैं, इन एनिमल्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं, ठीक है ना, आपने सिट्रिक एसिड साइकिल, पहले ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ग्लाइकोलिसिस के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ईटीएस पढ़ा होगा आपने। तो ईटीएस में फाइनली हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो जाता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन वो हो जाता है ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होते ही ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पे लास्ट में हमें मिलता क्या है, वाटर। अगर अभी आपको याद नहीं है ईटीएस कैसे काम करता है क्या है, तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने में ग्लूकोज और फैटी एसिड, ठीक है ना, ग्लूकोज या तो फैटी एसिड, इनका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो फॉर्म होता है आपका H2O। और CO2 तो आपका CO2 तो इसमें भी बन जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में भी CO2 बन जाता है ना, लिंक रिएक्शन में भी CO2 बन जाता है। तो बस हमें इतना याद रखना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड होने पे हमें H2O और CO2 रिलीज होता है, प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। द डिजॉल्व्ड CO2 इन ब्लड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट एसिड, सॉरी, बाइकार्बोनिक एसिड। जो ग्लूकोज में जो CO2 डिजॉल्व है, वो वाटर से रिएक्शन करके ये बना लेता है H2CO3, where water is not only acting as a substrate but also serves as proton donor which helps in maintaining the pH level 7.4। जो बोल रहा है कि वाटर यहाँ पे ओनली सबस्ट्रेट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। सबस्ट्रेट क्या होता है, कोई भी ऐसे सब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसपे एंजाइम एक्ट करता हो, सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट अपॉन, ठीक है, तो सबस्ट्रेट, तो वाटर इज नॉट ओनली सबस्ट्रेट हियर। तो वाटर ओनली एज ए सबस्ट्रेट बिहेव नहीं कर रहा है, वाटर ऑल्सो बिहेव एज प्रोटोन डोनर, ठीक है ना, वाटर प्रोटोन डोनर के जैसा भी बिहेव करता है। और वो ये हेल्प करता है कि चीज़ में ब्लड के 7.4 को पीएच को मेंटेन करने में। हमने बताया था बफर्स में कि बाइकार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर होता है, ठीक है ना, वो रोल प्ले करता है ब्लड की पीएच को 7.4 में रखने के लिए, 7.4 मेंटेन करने के लिए। दो ही तो बफर हमने पढ़े थे, फॉस्फेट बफर और बाइकार्बोनेट बफर। बढ़ते हैं आगे। दी रिवर्स, एक सेकंड, द रिवर्सिबल ऑफ दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। देखो क्या हो रहा है, हमने जो अभी देखा कि CO2 में हमने वाटर को ऐड किया और हमने क्या कर दिया, H2CO3 बना दिया, ठीक है ना, बाइकार्बोनिक एसिड हमने फॉर्म किया, ठीक। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकता है।
द रिवर्सिबल ऑफ दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि इसका रिवर्स कर सकते हो आप। इस रिएक्शन का जो रिवर्स है ना, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि H2CO3 से CO2 प्लस वाटर बनना। तो इसमें एक एंजाइम रोल प्ले करता है। ठीक है ना, इसमें एक एंजाइम रोल प्ले करता है, वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है ना। अब हाइड्रेज समझ रहे हो आपको, हाइड्रेज ऐसा कुछ आता है तो वाटर जोड़ना ऐसा कुछ। ठीक है ना। यहाँ पे एनहाइड्रेज मतलब कि हाइड्रेशन का उल्टा। हाइड्रेशन मतलब वाटर जोड़ना, वाटर हाइड्रेशन मतलब वाटर जुड़ना। ठीक है ना। और एनहाइड्रेशन मतलब वाटर निकल रहा होगा, जुड़ नहीं रहा होगा, यहाँ पे निकल रहा है। अगर उल्टा रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को उल्टी तरीके से देखेंगे तो वाटर निकल रहा है। तो एनहाइड्रेज एज हम लगाते हैं एंजाइम के लिए। ठीक है ना, इसलिए एनहाइड्रेज। तो क्या कर रहा है कि बाइकार्बोनिक एसिड में से वाटर निकल रहा है। बाइकार्बोनिक एसिड CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मीन्स बाइकार्बोनिक एसिड से वाटर निकला तो एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम क्या हुआ? एनहाइड्रेज। यहाँ पे डी डिनोट कर रहा है वो डिजोल्व CO2 डिजोल्व इन ब्लड। ठीक है ना, ये डी का मतलब है ये जो ये CO2 है ये ब्लड में है। डी का मतलब ये CO2 ब्लड में है और ये वाटर भी ब्लड में ही है। इन प्लांट वाटर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टू क्लोरोफिल एंड itself undergoes oxidize to produce molecular oxygen during photosynthesis। अब आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, एक सेकंड। तो हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की कि प्लांट इन प्लांट वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किस चीज को? क्लोरोफिल को। प्लांट में जो वाटर होता है, वाटर वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को डोनेट करता है। ठीक है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को देता है। ठीक है ना। एंड खुद जो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरोफिल को। तो बताओ वाटर का क्या हुआ? वाटर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वाटर क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज हुआ होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है। तो क्लोरोफिल क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। टू प्रोड्यूस मोलिकुलर ऑक्सीजन मीन्स जो वाटर मोलिक्यूल्स था, उसने उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किस चीज को? उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरोफिल को, और खुद क्या चीज बन गया? O2 में कन्वर्ट हुआ। टू प्रोड्यूस मोलिकुलर ऑक्सीजन, O2 में कन्वर्ट हो गया, वाटर कन्वर्ट हो गया O2 में, वाटर कन्वर्ट हो गया O2 में बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब क्या होगा? ये ए का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज होगा, मीन्स यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है क्लोरोफिल को। तो अब इसने वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कोई एक्सेप्ट भी तो कर रहा होगा ना। तो कोई स्पीसीज ए मान लेते हैं, अभी रिएक्शन में पूरा क्लोरोफिल क्यों लिखने जाएंगे। तो कोई स्पीसीज ए है, उसने एक्सेप्ट किया, वो AH2, इसने अपना हाइड्रोजन भी तो डोनेट किया था ना, तो AH2 बन गया। इन दी अबव रिएक्शन, सॉरी ये तो देख लिया। एंड वाटर सर्व एज इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पे वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर भी काम कर रहा है। तो वाटर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक। इनसाइड सेल एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ H बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल विद अदर बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट। ठीक है ना। सेल के अंदर एक नेटवर्क होता है, एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत फैला हुआ नेटवर्क होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े रहते हैं, इंटरेक्ट हुए रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड
मान लेते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो वाटर मॉलिक्यूल बाकी अदर बायोमोलिक्यूल से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क बना के रखे होते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंडेड नेटवर्क, बहुत फैला हुआ नेटवर्क होता है, पूरे सेल में फैला हुआ नेटवर्क होता है कि चीज़ का, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। ये बॉन्ड नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ए रियल बॉन्ड, ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ये अट्रैक्शन है जस्ट, बस, ठीक है, हम इसको बॉन्ड के रूप में पढ़ते हैं। दिस विल अलाउ इंटरेक्शंस टू अकर, यही बात है ना, इसके वजह से इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, यही यही जिम्मेदार है जो डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करती है ओवर डिस्टेंसेस। This network has been used by plant to transport dissolved nutrients during transpiration from root to the leaf। और इसी नेटवर्क के कारण प्लांट के रूट में से सारे न्यूट्रिशन प्लस वाटर सब अट्रैक्ट होकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। Water molecules are tightly bounded to certain protein, such as cytochrome F, by hydrogen bonding, and they assist in the movement of protons, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन थ्रू दी मेम्ब्रेन। तो बोला जा रहा है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो टाइटली बाउंड होते हैं टू सर्टेन, कुछ प्रोटीन से वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, सच एज साइटोक्रोम एफ बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड रहेंगे। दे असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन्स का मूवमेंट मूवमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन्स का मूवमेंट, इसको ये कंट्रोल करते हैं, असिस्ट करते हैं, कौन, साइटोक्रोम एफ। बेसिकली हो क्यों रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो हमने यहाँ पे बस इतना देखा कि सेल के अंदर एक्सटेंडेड नेटवर्क है किस चीज़ का, वाटर मॉलिक्यूल्स और बाकी अदर बायोमोलिक्यूल्स का, थ्रू थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल जो हमारे सेल में अवेलेबल होते हैं, वो एक दूसरे से लिंकअप रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं थ्रू, एक दूसरे से थोड़ा अट्रैक्शन करके रखते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल को आपस में एक कनेक्शन जोड़ने का मीडियम देता है। जैसे ये बायोमोलिक्यूल्स इस बायोमोलिक्यूल से कनेक्टेड है थ्रू दिस नेटवर्क, है ना, ये बायोमोलिक्यूल्स इस बायोमोलिक्यूल से कनेक्टेड है इस नेटवर्क के थ्रू। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड करते हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करके रखते हैं, जिसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अदर बायोमोलिक्यूल के साथ एक एक्सटेंडेड नेटवर्क फॉर्म करके रखे होते हैं सेल में, और ये एक्सटेंडेड नेटवर्क ही रिस्पॉन्सिबल है, और ये अलाउ करता है इंटरेक्शन ऑफ ओवर डिस्टेंसेस, कि ये बायोमोलिक्यूल्स इससे इंटरेक्ट कर सकता है, दूरी पे है, दूर है, दोनों दोनों दूर है, बट इंटरेक्शन हो सकता है, क्यों, थ्रू ये आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये तो पास पास वाले इंटरेक्शन कर ही लेंगे, लेकिन दूर है ये दोनों, फिर भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्यों, ये नेटवर्क का एक हिस्सा है, ये इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है, ये आपस में जुड़े हुए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए तो हम जो बोल रहे हैं कि प्लांट का जो रूट वाला हिस्सा है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर ऊपर की ओर पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्यों, प्लांट में भी फैला हुआ है किस चीज़ का नेटवर्क, जो बायोमोलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पूरा नेटवर्क फॉर्म करके रखे होते हैं। उसी नेटवर्क के कारण जो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस है वो रूट से लेके स्टेम्स तक पहुंच सकती है। अब देख रहे हैं वाटर एज ए फिटनेस ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर मोर देन मोर देन एनी अदर सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस से ज़्यादा आवश्यकता इनको होती है वाटर की, कोई और सब्सटेंस की आवश्यकता हो ना हो, वाटर चाहिए ही चाहिए, वाटर ज़्यादा एसेंशियल है कंपेयर टू कोई और भी कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायो वाटर है। वाटर इज द ओनली एसेंशियल सब्सटेंस दैट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, एज वेल एज इन एक्वस एनवायरनमेंट।
अर्थ अर्थ में हम बात करें, लैंड में, लैंड प्लस वाटर, लैंड प्लस वाटर बॉडीज, तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल यही एक कॉमन चीज है जो सपोर्ट करती है लाइफ को, अर्थ एज वेल एज एक्वस इन्वायरमेंट। एक्वस इन्वायरमेंट हो या तो लैंड पे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो, तो दोनों जगह पे वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिकॉल द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर सच एज हाई स्पेसिफिक हीट, हमने पढ़ा था वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ऑफ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, इसलिए जो एक्सेस बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, तो उसको एक्सेस जो हीट होती है उसको स्वेट को इवापोरेशन करने में हम यूज कर लेते हैं, और उसको एक्सेस बॉडी हीट को हम रिलीज करते हैं इस तरीके से, स्वेट को इवापोरेशन करने में यूज कर लेते हैं। विच आर डिस्कस्ड इन 2.3, हमने सेक्शन 2.3 में पढ़ा था हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हाई स्पेसिफिक हीट की। 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से आपको, अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको जो हीट देनी पड़ेगी तो वही कहलाती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी किसी भी सब्सटेंस का, जरूरी नहीं है वाटर, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से अगर रेज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है, तो जो हीट देनी पड़ेगी, जो एनर्जी लगेगी, तो वही कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए बोल रहे हैं कि हाई स्पेसिफिक हीट है वाटर की, ठीक है ना। इसलिए जो लोग जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जैसे हम लोग हो गए, 37 डिग्री सेल्सियस रहती है हमारी बॉडी टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट की टेम्परेचर कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, आउटर इन्वायरमेंट, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो ये इसी वजह से होता है, हमने डिटेल में पढ़ा था। इन जनरल दीज टू प्रॉपर्टी आर वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है, इन मेंटेनिंग एक्वेटिक लाइफ, स्पेसिफिकली इन मेंटेनिंग रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बात किया था हमने, ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इरिस्पेक्टिव ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो भी हो, वो अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है, आप पहले के लेक्चर को रेफर कर सकते हो। Have you ever noticed that small organism float on the water surface? जो छोटे जीव होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को आपने वाटर के ऊपर चलते देखा होगा। द फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन हाई होता है, ठीक है ना, जिसके वजह से कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े होगी, कोई मकड़ी वकड़ी होगी, आप उसको वाटर पे वॉक करते देखोगे, वो डूबेंगे नहीं, वो वाटर पे चल सकते हैं, तो वो किस वजह से, वाटर का सरफेस टेंशन हाई होता है। दी हाई डिग्री ऑफ इंटरनल कोहेजन ऑफ वाटर, ठीक ना, इंटरनल कोहेजन, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स हमने बात किया होगा, सॉरी हमने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। ये बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की, तो सेम मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स है, ठीक है ना। और एडहेसिव, वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन किसी दूसरे सब्सटेंस से इनका अट्रैक्शन, ये एडहेसिव फोर्स है। तो बोले जा रहे हैं, कहाँ थे हम, द हाई डिग्री ऑफ इंटरनल कोहेजन, तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए जो हम बोल रहे हैं ना, वाटर सरफेस पे कोई कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, तो कीड़े का जो पैर है जो वाटर के कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तो कीड़े का पैर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स वो रिलेटिवली कम है इस वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल्स के। कोई और दूसरे कलर से बनाता हूँ, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू ये वाटर मॉलिक्यूल और वो कीड़े के पैर का सरफेस जो वाटर के कांटेक्ट में है, इसलिए ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये अट्रैक्शन अपने आप को ब्रेक नहीं करना चाहता, ये अट्रैक्शन ब्रेक करके इस पैर के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो आराम से चल पाता है, ठीक है ना। और सरफेस टेंशन हाई होता है, हम जान रहे हैं। द हाई डिग्री ऑफ इंटरनल कोहेजन ऑफ लिक्विड वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये क्यों होता है,
वाटर मॉलिक्यूल्स के वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है, कोहेजिव फोर्स बोल रहे हैं, ये हाई क्यों होता है? वो ड्यू टू वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने देखा था ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़े होते हैं। वाटर हैज लो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी लो होती है ऑन फ्रीजिंग। वाटर को जब आप फ्रीज कर दोगे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम, कब होती है? मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड स्टेट होता है 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री से कम करोगे तो उसकी डेंसिटी घटेगी। 4 डिग्री से बढ़ाओगे फिर भी उसका वो घटेगा। टेम्परेचर अगर आप 4 डिग्री से कम करते हो या 4 डिग्री से बढ़ाते हो तो वाटर का डेंसिटी घटेगा। तो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। इट हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एज 4 डिग्री सेल्सियस एंड इट बिकम्स लेस डेंस बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री से नीचे करोगे, 4 डिग्री से नीचे कर दोगे उसका तापमान, ठीक है ना? मीन्स अब उसको बर्फ जमा 0 डिग्री कर दिया, -1 डिग्री कर दिया, -30 डिग्री कर दिया, कुछ भी कर दो, 4 डिग्री से नीचे करोगे उसका डेंसिटी घटेगा। 4 डिग्री से ऊपर भी करोगे उसका डेंसिटी घटेगा ही घटेगा। वाटर सपोर्ट लाइफ एट वेरी लो टेम्परेचर्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस। देखो, आपने देखा होगा कि जब बर्फ जम जाता है लेक्स के ऊपर, तो पूरा लेक नहीं जम गया होता है। लेक के नीचे जाओगे तो अभी भी वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो लेक के ऊपर ऊपर बर्फ जम जाता है। अब हम जानते हैं जो आइस होती है, आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। आइस की डेंसिटी कम होती है तो कंपेयर टू वाटर, आइस की डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं। पढ़ा होगा आपने कि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती है दूसरे दूसरे किसी लिक्विड मटेरियल पे। तो आइस की डेंसिटी कम होती है। जैसे ही आपका बर्फ जमा तो आइस बना, तो आइस फ्लोट करने लग जाएगा सरफेस पे और पूरे सरफेस को आइस आइस कवर कर लेगा। अब फर्दर जो इंटरनल जो आइस के नीचे की जो लिक्विड है, आइस के नीचे जो अभी लिक्विड है लेक में, और आइस के ऊपर जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच कनेक्शन कट गया। आइस एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, ठीक है ना? आइस एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, ना ही अब बाहर की कोई हीट अंदर जा पाएगी, ना ही अंदर की हीट बाहर निकल पाएगी। बेसिकली जमता क्यों है कि अंदर की हीट, वाटर की हीट आप बाहर निकाल रहे हो। तो अब जो लिक्विड वाटर जो बिलो दी बिलो दी आइस है, ठीक है ना? बिलो दी आइस अब जो लिक्विड है, तो अब वो जो हीट है उसकी, अब वो हीट एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएगी और वो वाटर बर्फ नहीं बन पाएगा। वाटर सपोर्ट, ठीक है ना? जी, वैसे जो उसके नीचे जीव रहने वाले हैं, जो फिश रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो वेरी लो टेम्परेचर पे भी वाटर लाइफ को सपोर्ट करता है इन एक्वस मीडियम बिकॉज आइस की डेंसिटी की वजह से, आइस की डेंसिटी कम होती है, इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। द फ्लोटिंग लेयर ऑफ द आइस ऑन द टॉप, आइस की जो फ्लोटिंग लेयर होती है ऊपर ऊपर के साइड, लेक किसी भी तालाब मान लो कि या किसी भी चीज़ के ऊपर तैरेगी वो, ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। इफेक्टिवली इंसुलेट द वाटर बिलो इट, आइस के नीचे जो वाटर है उसको इंसुलेट कर देगी फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, अलाउइंग अलाउइंग मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन एक्सट्रीम विंटर। बहुत ज़्यादा विंटर पड़ गई है, फिर भी अब वो सर्वाइव कर सकता है। Therefore, we can say that the unique property of water have a determinative रोल इन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब आप बता सकते हो हाँ कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में वाटर कैसा रोल, कितना अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है ना? अगर पूरा ही तालाब, अगर वाटर की मान लो आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती, आइस की डेंसिटी इमेजिन करो, आइस की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना? तो इमेजिन करो अभी एक तालाब, तो ठंड पड़ी, ऊपर की लेयर जमी, वो अगर आइस की डेंसिटी कम है तो वो बर्फ नीचे चली जाएगी, फिर लेयर जमेगी, फिर बर्फ नीचे जाएगा, फिर जमेगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते पूरा तालाब ही बर्फ बन जाएगा और कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट हम जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की कम होती है, इसलिए जो आइस फॉर्म हुआ है वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे सरफेस पे आइस फॉर्म हो जाएगा। अब जो इंटरनल वाटर, आइस के नीचे जो वाटर है, आइस के नीचे जो वाटर है अभी, अब उसकी जो हीट है वो एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएगी,
और वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और लाइफ मेंटेन रहेगी अंदर। ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करना आप। सारे क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, देखना आपसे बनता है कि नहीं। बेसिकली ये इसी इसी लेक्चर के सारे क्वेश्चन है। इस लेक्चर में जो हमने बात किया, ये 6 क्वेश्चन इसी लेक्चर से हैं। तो आप ट्राई करो कि ये क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं कि नहीं। अब ओनली फिलअप्स नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन वैसे भी करने पड़ेंगे थ्योरी टाइप के। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, सही ढंग से बताना है कि वो एंगल कितना होता है। ठीक है ना, एंगल कितना होता है, 104 होता है, 104.5 होना कितना चाहिए था, 109.5 क्यों ऐसा हो जाता है। बॉन्ड, एक सेकेंड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड कितना है। बॉन्ड लेंथ आपको बतानी है सब कुछ। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप बताओगे। पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर नेचर के पोलर मॉलिक्यूल्स को, पोलर नेचर बताओगे कि वाटर कैसे पोलर है। वाटर पोलर नेचर, वाटर का पोलर नेचर डिस्क्राइब करोगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव से आ जाता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। आप इसको थ्योरी में अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का जवाब लिखोगे। डिफाइन दी टर्म हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड एम्फीफैटिक। एम्फीफैटिक बताओगे, तीनों टर्म बताओगे आप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बफर। बफर क्या होता है, बफर क्या होता है। बेसिकली बफर क्या होता है, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इसी का मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ द एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, और हम इसको, इसका कंसंट्रेशन एक बराबर लेके चलते हैं। एसिड का कंसंट्रेशन और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन समान लेके चलते हैं। बफर को आप अच्छे से डिफाइन करके लिखोगे। एक्सप्लेन दी हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन एंड यूजेस तो आपको पता है, पीएच से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, पी के ए निकाल सकते हो और रेशियो निकाल सकते हो किस चीज़ का, एसिड और इट्स कंजुगेट बेस। यहाँ पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है। ठीक, अब हम अगले स्टार्ट करेंगे। कौन सी यूनिट है हमारी, तीसरी। यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे अब। यूनिट 3 है हमारा अमाइनो एसिड। ये लेक्चर कितना हो गया, अगले लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में आप पूरा यूनिट कवर कीजिए, क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिए।